नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया आज एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध विराम के बाद भी गोलियों की गूंज है, तो कहीं लोकतंत्र और सत्ता आमने सामने खड़े हैं, तो कहीं ठंड के बीच उत्सव की गर्माहट है। सीरिया की गलियों में तबाही है, अमेरिका में सत्ता के गलियारों में टकराव है, ग्रीनलैंड पर धमकियों से वैश्विक कूटनीति में बेचैनी है और ट्रंप के फैसलों पर पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर टिक गई है। वहीं देश की अंतरिक्ष ताकत एक बार फिर परीक्षा के दौर से गुजरने वाली है। ये खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये आने वाले वैश्विक संतुलन की चेतावनी है। इन सब खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सीरिया में सीज फायर टूटा, अलेप्पो के शेख मकसूद में भारी तबाही। आईसी शूटिंग पर अमेरिका में उबाल, सांसदों को फेडरल बिल्डिंग से निकाला। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी, डेनमार्क बोला भारत से उम्मीद। कड़ाके की ठंड में जश्न, साउथ कोरिया में आइस फिशिंग से फेस्टिवल। ट्रंप की टैरिफ नीति पर ब्रेक, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाला। सीरिया के अलेप्पो शहर के शेख मकसूद जिले में सीरियाई सरकारी सेना और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के बीच हुई झड़प के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। संघर्ष के कारण पूरे इलाके में भारी तबाही देखी गई। झड़प के बाद शेख मकसूद की सड़कों पर धुएं के गुबार और मलबा फैला हुआ है। कई रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके में गोलाबारी और विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम सीजफायर की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद तनाव फिर भड़क उठा। झड़पों के कारण जिले के कुछ हिस्से लगभग पूरी तरह तबाह हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। कई परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और किसी भी नए टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मिनियापोलिस में शूटिंग विरोध हुआ और प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस की महिलाओं को आईसीई बिल्डिंग से रोक दिया गया। मिनेसोटा यूएसए में 11 जनवरी 2026 को एक घातक आईसी शूटिंग के विरोध में शनिवार को कांग्रेस की 3 प्रमुख महिला विधायकों को इल्हान उमर, एनजी क्रेग को और स्थानीय फैसिलिटी में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। यह घटना उस वक्त हुई जब विरोध और तनाव की पृष्ठभूमि में सामने आई, जो अमेरिका भर में संघीय आप्रवासी प्रवर्तन एजेंसी के खिलाफ चल रहे 7 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में एक संघीय आप्रवासन अधिकारी ने 37 वर्षीय रैनी निकुल गुड नामक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। गुड, जो एक स्थानीय निवासी और मां थी, अपने वाहन में बैठी थी जब आईसीई एजेंटों ने उसे गोली मारी, तो अधिकारियों ने दावा किया कि गुड ने जान से मारने की कोशिश की, जबकि विरोधियों और स्थानीय नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा कि अतिरिक्त बल का प्रयोग किया गया। आंदोलन तेज होने पर इल्हान उमर, एनजी क्रेग और किम्बरली मॉर्सिन, तीनों मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक सदस्य ने जिला के हिप्रल फेडरल बिल्डिंग में स्थित आईसीई फैसिलिटी का दौरा करने की कोशिश की। उन्हें पहले प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन आईसीई अधिकारियों ने अचानक उपलब्धता वापस ले ली और बाहर जाने को कहा। सांसदों ने इस कार्रवाई को अवैध और लोकतांत्रिक निरीक्षण के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इल्हान उमर ने कहा कि वे वहां संवैधानिक अधिकारों के तहत निरीक्षण करने आए थे और जनता को पता होना चाहिए कि बंदी केंद्रों में क्या हो रहा है। वहीं क्रेग ने इस कदम को न्याय को रोकने की कोशिश करार दिया और बताया कि आईसी अधिकारियों ने कहा कि बिल्डिंग के
फंडिंग स्रोत की वजह से उन्हें रोका गया। कई विधायकों ने का कहना है कि संघीय कानून के तहत उन्हें बिना पूर्व सूचना के भी इन फैसिलिटी का निरीक्षण करने का अधिकार है। देश भर में विरोध और प्रतिक्रिया हुई है। रेणु गुट की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन कई शहरों तक फैल गया है। मिनियापोलिस में हजारों लोग इकट्ठा हुए, साथ ही साथ पोर्टलैंड और न्यूयॉर्क सिटी जैसे प्रमुख शहरों में भी रैली हुई। विरोध प्रदर्शन में आईसी आउट फॉर गुड जैसे नारे के आयोजन हुए, जिसमें आईसी की गतिविधियों और संघीय प्रवासन नीतियों की आलोचना की जा रही है। कई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ में हिंसा और गिरफ्तारी की घटनाएं भी सामने आई हैं। माइट्स और राज्य अधिकारी जैसे कि मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है और जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं संघीय अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों और शटरिंग अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप थी। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर धमकियों के बीच डेनिश सांसद का बयान भारत से समर्थन की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित धमकियों पर डेनमार्क में राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। डेनमार्क की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद एमपी रासमस जारलोवा ने इन बयानों को बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य बताया और उन्होंने कहा कि सहयोगी देश को सैन्य बल की धमकी देने से पहले ये कभी नहीं देखा गया। रासमस जारलोव ने कहा कि यह बेहद परेशान करने वाला है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्स से धमकाया जा रहा है। यह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने सहयोगियों को धमकाएं, खासकर उन देशों को जिन्होंने हमेशा अमेरिका के प्रति वफादारी निभाई हो। उन्होंने आगे कहा, यह मामला सिर्फ डेनमार्क तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। अगर डेनमार्क जैसे देश को इस तरह के दबाव या हमले का सामना करना पड़ सकता है तो फिर कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीनलैंड के संदर्भ में चीन के कथित खतरे को लेकर उठाए जा रहे दावों को खारिज करते हुए डेनिश सांसद ने इसे झूठी कहानी करार दिया। जारलोव ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रीनलैंड को चीन से कोई खतरा तो नहीं है। चीन की वहां कोई वास्तविक मौजूदगी नहीं है, ना कोई कॉन्सुलेट, न माइनिंग ऑपरेशन, न संपत्ति का स्वामित्व और ना ही कोई सैन्य गतिविधि। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई खतरा होता भी है तो अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड तक सैन्य पहुंच मौजूद है। हकीकत यह है कि अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी घटाई है। कभी यहाँ लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जो अब घटकर करीब 150 रह गए, यानी 99% की कटौती। उन्होंने कहा, रासमस जारलोव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार देशों से समर्थन की उम्मीद जताई है। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह के इस मामलों में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता का सम्मान बेहद जरूरी है। इस बयान के बाद ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव और गहराने की आशंका जताई जा रही है, जबकि यह मुद्दा वैश्विक कूटनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। Unacceptable that we are being threatened with military force by the United States. We would have never imagined that would happen. It is quite shocking. It is new that you are threatening. कड़ाके की ठंड के बावजूद साउथ कोरिया के आइस फिशिंग फेस्टिवल में उमड़े सैलानी। साउथ कोरिया के हाओचियोन शहर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक आइस फिशिंग फेस्टिवल में इस साल भी कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिस्सा लिया। शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान और जमा देने वाली ठंडी हवाओं के बावजूद देश विदेश से आए सैलानी जमी हुई नदी पर बर्फ में छेद कर मछली पकड़ने का अनोखा अनुभव साझा कर रहे हैं। हाओचियोन आइस फिशिंग फेस्टिवल साउथ कोरिया के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन उत्सवों में से एक माना जाता है। इस दौरान स्थानीय नदी पूरी तरह जम जाती है, जिस पर हजारों लोग पारंपरिक तरीके से आइस फिशिंग करते हैं। प्रतिभागी मोटे कपड़े, दस्ताने और टोपी पहनकर बर्फ में छेद करते हैं और विशेष किस्म की मछलियां पकड़ते हैं। पर्यटकों ने बताया कि अत्यधिक ठंड के बावजूद यह अनुभव बेहद रोमांचक है। कई लोगों के लिए सिर्फ मछली पकड़ने का
कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कोरियाई संस्कृति और सर्दियों के उत्सव को करीब से देखने का अवसर है। बच्चों और परिवारों के लिए भी कई मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें बर्फ पर खेल, स्लेजिंग और पारंपरिक स्थानीय भोजन शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। जमी हुई बर्फ की मोटाई की नियमित जांच की जा रही है, जबकि मेडिकल और आपातकालीन टीमें भी तैनात की गई हैं। आयोजकों का कहना है कि अत्यधिक ठंड के बावजूद उत्सव को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। आइस फिशिंग फेस्टिवल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जाता है। होटल, रेस्तरां और स्थानीय दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला यह उत्सव साउथ कोरिया की सर्दियों की पहचान बन चुका है और इस बार भी मौसम की मार के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब खबर अमेरिका से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर जो कानून की सीमाएं तय करती है, सत्ता की ताकत को परखती और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाली ये खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर आज यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आना था, लेकिन ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाल दिया। यह वही मामला है जिसमें ट्रंप के लिए पहली बड़ी संवैधानिक अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। सवाल शिक्षा का है, सवाल सीधा, क्या राष्ट्रपति को कांग्रेस को दरकिनार कर टैरिफ लगाने का अधिकार है या फिर संविधान की सीमाओं का उल्लंघन? फैसला टालने का मतलब सिर्फ तारीख बढ़ना नहीं है, इसका मतलब है और संकट और गहराना। अमेरिका के बाजारों में बेचैनी है, निवेशक सतर्क हैं और दुनिया के बड़े कारोबारी देश अमेरिका की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ अमेरिका की नहीं, ग्लोबल ट्रेड वॉर की दिशा तय कर रही है। चीन से लेकर यूरोप तक और भारत जैसे उभरते बाजारों तक हर देश पर इस फैसले की सीधी मार पड़ सकती है। अब सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाएगा या फिर व्हाइट हाउस को और ताकत मिलेगी? फिलहाल फैसला टल गया है, लेकिन बहस और तेज हो गई है। यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हजारों विदेशी उत्पादों पर भी भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिए थे। ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था, घरेलू उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, इसलिए राष्ट्रपति को आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन निचली अदालतों ने साफ कहा, राष्ट्रपति ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जजों ने बेहद सख्त सवाल पूछे। क्या राष्ट्रपति अकेले वैश्विक व्यापार नीति तय कर सकते हैं? क्या आपात कानून का इस्तेमाल स्थायी आर्थिक फैसलों के लिए किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति की ताकत की सीमा क्या है? आज इन्हीं सवालों पर फैसला आना था, लेकिन अदालत ने इसे टालते हुए संकेत दिया है। मामले के दूरगामी असर को देखते हुए और विचार जरूरी है, इस फैसले से दांव पर क्या क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में जाता है तो भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को दरकिनार कर टैरिफ को राजनीतिक हथियार बना सकती है। इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था और ज्यादा अस्थिर हो जाती है। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर का टैरिफ वापस करना पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार डॉलर और निवेश दबाव में आ सकते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों पर कानूनी लगाम तय होगी। भारत का नजरिया इस पर बिल्कुल साफ है उनका और सावधान है, लेकिन तैयार है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत का कहना है कि इसमें भावनाओं से नहीं, रणनीतिक सोच से वो देख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसे अमेरिका का आंतरिक कानून मामला मानते हुए खुली प्रतिक्रिया से बच रहे हैं, लेकिन भारत की अंदरूनी सोच साफ है। भारत नियम आधारित वैश्विक व्यापार चाहता है। अचानक लगने वाले टैरिफ भारत के निर्यात के लिए खतरा हो सकते हैं, खासतौर पर स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही भारत अवसर भी देख रहा है। अगर अमेरिकी टैरिफ कमजोर पड़ते हैं तो वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर भारत की ओर रुख कर सकती हैं, लेकिन इंडिया को नई रफ्तार भी मिल सकती है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की राह और ज्यादा खुल सकती है। वैश्विक संकेत इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, यह तय करेगा कि दुनिया चलेगी संविधान और नियम से या फिर ताकत और एक तरफा फैसलों से।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला तेल में बैठक में भारत पाक सीज फायर का दावा किया और साथ ही साथ दोहराया नोबेल शांति पुरस्कार की मांग को एक बार फिर दोहराया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का दावा दोहराया और साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी है। बैठक अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। बैठक में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में लागू हुए सीज फायर को ऐतिहासिक और सराहनीय बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उनके प्रशासन की रणनीतियां और कूटनीतिक पहल सफल होती है तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान मिलना चाहिए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा वेनेजुला के तेल उत्पादन और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर था। ट्रंप ने वैश्विक तेल आपूर्ति की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका के प्रयास केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है ट्रंप का यह बयान बहुपक्षीय कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों को जोड़ने का एक नया प्रयास है। हालांकि आलोचकों ने इसे अधिक प्रचारोन्मुखी और आत्मकेंद्रित कहा, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह वैश्विक मंच पर अमेरिका की पहल और नेतृत्व को उजागर करने वाली है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हलचल मचा दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों ने फिलहाल इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं वैश्विक ऊर्जा बाजार में ट्रेडिंग और निवेशक चिंता की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि वेनेजुला के तेल वितरण और अमेरिका की नीति पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। इस घटना को ट्रंप के राजनीतिक और कूटनीतिक करियर की एक अनूठी पहल के रूप में देखा जा सकता है, जो सत्ता, वैश्विक ऊर्जा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को जोड़ती है। ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों से देश के कई प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, जबकि वोरुजेर्द और गिलाने गर्व सहित कई शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। जनता के बढ़ते गुस्से को शांत करने के प्रयास में ईरानी सरकार ने 7 जनवरी को महंगाई से राहत के लिए करीब $7 मासिक सहायता देने की घोषणा भी की है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मदद बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के मुकाबले में नाकाफी है और मौजूदा विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े माने जा रहे हैं। वर्ष 2022 में वर्षीय महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। यह बयान उस 12 दिवसीय संघर्ष के संदर्भ में आया जिसमें 7 महीने पहले अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने 9 जनवरी को ईरानी सरकार पर देश भर में संचार सेवाएं बंद करने का आरोप भी लगाया था। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने 3 जनवरी को कहा कि उनका देश अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 36 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है और 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वेनेजुला में अमेरिकी एक्शन से कनाडा में चिंता बढ़ी है। एक्सपर्ट बोले ट्रंप की धमकी बेवजह नहीं, वे मिलिट्री हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुला में हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी डर देखने को मिल रहा है और चिंता का माहौल है। अमेरिकी सेना हाल ही में वेनेजुला में घुसकर और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इसी बीच ट्रंप के पुराने बयान और धमकियां फिर चर्चा में आ गए हैं, जो उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के लिए दी थी। कनाडा के अखबार में द ग्लोब एंड मेल में छपे एक लेख में कहा गया था कि कनाडाई लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि ट्रंप उनके देश के खिलाफ भी मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख के लेखक और कनाडाई प्रोफेसर थॉमस होमर डिक्सन ने कहा कि अगर कनाडा के खिलाफ किसी तरह का सैन्य दबाव डाला जाता है तो यह साफ होना चाहिए कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। एक्सपर्ट बोले अमेरिका अब पहले जैसा देश नहीं रहा। कनाडा की तरह ही ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीनलैंड और कनाडा में कई समानता हैं।
दोनों लोकतांत्रिक हैं और इस इलाके में स्थिति और नाटो जैसे सुरक्षा संगठन का हिस्सा भी है, जिस पर ट्रंप अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इसी वजह से कनाडा खुद को आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। कनाडा सरकार को सुरक्षा मामलों में सलाह दे चुके हैं वेस्ली बार्क ने कहा कि ओटावा के कई अधिकारी अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हालात इतने बदल चुके हैं कि वेस्ली के मुताबिक वेनेजुला और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के कदम कनाडा के आखिरी चेतावनी हो सकती है। अमेरिका अब वैसा देश नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब खबर ज्ञान विज्ञान से। देश की अंतरिक्ष ताकत आज फिर परीक्षा के दौर से गुजरने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2026 का पहला मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। श्रीहरिकोटा से कल उड़ान भरेगा PSLV C62, जिस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कल सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का भरोसेमंद रॉकेट PSLV C62 अपने मिशन पर रवाना होगा। यह 2026 का भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण होगा, जो PSLV C62 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को EOS-N1 अन्वेषा को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी, कृषि आकलन और रणनीतिक निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। इसरो के मुताबिक यह मिशन बीते साल आई तकनीकी चुनौतियों के बाद PSLV की विश्वसनीयता को दोबारा साबित करने का बड़ा कदम हो सकता है। लॉन्च से पहले सभी सिस्टम के परीक्षण सफल रहे हैं। साथ ही PSLV C62 के साथ कुछ छोटे सहयात्री उपग्रह भी कक्षा में भेजे जाएंगे, जिनमें वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय पेलोड शामिल हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने लॉन्च से पहले त्रिमुला में पूजा अर्चना भी की है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। PSLV C62 यह उड़ान न सिर्फ 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शुरुआत है, बल्कि भारत की बढ़ती स्पेस ताकत का भी संदेश है। अब निगाहें कल के लॉन्च पर हैं, जहां एक बार फिर इसरो आसमान से भरोसे की मोहर लगाने को तैयार है। सीरिया से लेकर अमेरिका तक आज की हर छोटी बड़ी खबर, क्या दुनिया नियमों से चलेगी या फिर ताकत के फैसलों से? जहां एक ओर युद्ध बेराम टूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की सीमाएं परखी जा रही हैं। ग्रीनलैंड पर बयानबाजी हो या टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, हर फैसला वैश्विक भविष्य की दिशा तय करेगा। इन तमाम घटनाओं के बीच भारत सावधान भी है और तैयार भी, और वहीं देश की अंतरिक्ष ताकत एक बार फिर परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए तैयार है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।